ओके, सो इन लास्ट क्लास केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने हाइड्रोजन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एंड देन एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक silent features of hydride solution and complexation tendency including their function in biosystems। तो ये बाकी सारी चीज़ें तो कवर कर चुके हैं, मतलब सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो आयंस होते हैं वो बायो सिस्टम में कैसे काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में उनका क्या काम है, नेचर में उनका क्या काम है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, वो सब हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे नर्व सिस्टम के काम करने के लिए। जो हमारी बॉडी में ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी के पास जाते हैं और हमारे सेंसेस से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई हमें टच करते तो हमें पता चलता है, हम लोगों ने कुछ गर्म चीज़ छू ली वो हमें पता चलता है। ये जो हमारे सेंसेस जो काम करते हैं वो मेजरली काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप से। तो ये एक सोडियम और पोटेशियम दो आयंस होते हैं, वो एक पंप प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हम लोग आज काम कर पाते हैं। दूसरा है कैल्शियम मैग्नीशियम पंप होता है, कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी मसल्स में होता है। मतलब अगर हम लोग कोई काम करना है, तो कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमें मसल्स की ज़रूरत होती है। कोई सामान उठाना है तो हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसे छोड़ना है तो मसल रिलैक्स हो रही है। तो ये जो भी सारे काम हैं, कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो मसल्स कैसे काम करती हैं वो डिपेंड करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पंप के ऊपर। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जहाँ पे ये एस ब्लॉक के कंपाउंड यूज़ में आते हैं, तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। नाउ एस ब्लॉक हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 9th क्लास से, 8th और 9th क्लास से, कि पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिसमें से सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक होता है विच कंटेन्स 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं और सेकेंड ग्रुप्स को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में आते हैं? सो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में लाई करता है वो एस ब्लॉक का मेंबर बन जाता है। तो इसी तरीके से दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है एल्कली मेटल और दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड ग्रुप। सो ग्रुप 1 में क्या है? लिथियम, सोडियम, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, out of which francium is radioactive. इन सब की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 ही होती है। सबके जो लास्ट का ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो लिथियम की क्या होगी? 1s1, इसकी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ग्रुप 2 में क्या कौन एग्जिस्ट करता है? beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, out of which radium is also radioactive. इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2। इसकी होगी 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 एंड 6s2। सो इन दोनों ग्रुप के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करें, देयरफॉर दे ऑल बिलोंग्स टू द s ब्लॉक। अब ये जो ग्रुप 1 है और ये जो ग्रुप 2 है, इनके डिफरेंट नाम है। जो ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। नाउ व्हाट इज दिस एल्कली मेटल स्टैंड्स फॉर? और ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनको जो इनका नाम है वो कहाँ से मिला?
तो पहली चीज़ कि हमें पता होना चाहिए कि एल्कली क्या होता है। एल्कली होता है वाटर सोल्यूबल बेस। कोई भी ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उसको हम लोग वाटर सोल्यूबल बेस या एल्कली बोलेंगे। तो लिथियम का जो बेस होता है जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस एंड ये जो बेसिस होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, देयरफॉर यहाँ पे इनका नाम निकल के आया है एल्कली मेटल्स। एल्कली तो समझ गए, जब भी कोई भी बेस वाटर सोल्यूबल होता है तो उसे एल्कली बोलते हैं। और इनको मेटल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर मेटल्स, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टीज सारी शो करते हैं। दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, थोड़े कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं बाकी सारे मेटल से। इनके पास लश्यर भी होता है, सोनरस भी हो सकते हैं, लाइक इतने नहीं होते। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटालिक प्रॉपर्टीज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग मेटल को जस्टिफाई करते हैं, जो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, दैट इज़ द ग्रेट बेस्ट मेटल। तो वो सारी जो प्रॉपर्टी होती है ये ग्रुप वन फॉलो करते हैं। ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल इसे क्यों बोलते हैं? एल्कलाइन स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली बेसिक। तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो बेसिस होते हैं वो बेसिक ही होते हैं। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, बेसिक होते हैं और साथ में मेटल तो ये ऑब्वियसली है ही, तो इसलिए इनका नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब यू में आज की एल्कली मेटल कहाँ मिलता है? एल्कली मेटल ऑब्वियसली वाटर सोल्यूबल बेस है, तो सी में ये मिलता है, ठीक है। तो जो भी वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पे ये एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे वहाँ पे तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगे। सो इसलिए उनको एल्कली मेटल बोला गया और इनको एल्कली अर्थ मेटल बोला कि ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो वाटर सोल्यूबल हैं, तो कि कहीं पर भी वाटर बॉडी कोई भी होगी उसके अंदर वो बहुत आराम से मिल जाएंगे। एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू में हमने बता ही दिया कि उनमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम है। इन सबको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे ऑल आर एल्कलाइन इन नेचर, मतलब बेसिक होते हैं। साथ में इनके जो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इन सब की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 से 2S ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यही होगी। बहुत सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें प्रॉपर्ली दिखा रखी है, जैसे लिथियम की 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वो हम लोग लगा देंगे। तो लिथियम की अगर मुझे लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, अर्गन क्रिप्टॉन कहाँ गया 5s1, सॉरी क्या हो गया 5s1, ये आ गया सीजियम, इसमें आ जाएगा जिनॉन 6s1 और फिर रेडॉन 7s1। तो ये हो गई इनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। नाउ अब हमें एटॉमिक रेडियाई की बात करनी है। सो सिंस दे आर द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द periodic टेबल, ग्रुप वन में है, दे हैव द लार्जेस्ट साइज। जैसे हमें पता है कि जो एटॉमिक साइज है या रेडियस है, फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ये जो एल्कली मेटल होते हैं इनका सबसे बड़ा साइज होता है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। सो लिथियम का सबसे बड़ा साइज होगा अपने पीरियड में, सोडियम का अपने पीरियड में, एंड सो ऑन। डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
सो लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो इस तरीके से एटॉमिक साइज होगा, नथिंग न्यू। अब अगर ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे लिथियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1:2s1। तो लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से लूज कर देता है, सो दैट इट कैन गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये जो एलिमेंट हैं ये इजीली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। सो इनकी दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दे आर एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये चाहते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई और ले ले, ये ज़बरदस्ती इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कि हर किसी इनके साथ कोई भी एलिमेंट आएगा उनको ये ज़बरदस्ती वन प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती उन्हें दे ही देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड मेटल्स। मेटल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखा जाए तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन दे दे वो बहुत ही अच्छा मेटल होता है। सो दिस इज द केस विद ऑल दीज एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉरस्पॉन्डिंग +1 और +2 आयंस बना लेते हैं एंड देन दे आर उनका जो आयन बनता है उसका अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो लिथियम प्लस का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है लिथियम से, बिकॉज कि पूरा का पूरा जो शेल है वो गायब हो रहा है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो मिल रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली साइज़ छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है कि पूरा का पूरा शेल चला गया। यहाँ पे जो लिथियम का जो साइज़ था इतना बड़ा था, तो अब जो लिथियम का साइज़ है वो क्या हो गया, सिर्फ उसके अंदर एक ही शेल बचा है। तो डेफिनेटली उसका जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसका जो साइज़ होगा वो हीलियम से भी छोटा हो जाएगा। ये सब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बात कर ही चुके हैं, इसलिए एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग 90% ऑफ चीज़ें वहीं पर ही डिस्कस कर चुके हैं। Now we come to the ionization enthalpy. So ionization enthalpy क्या होती है? It is the minimum amount of energy required to remove outermost electron from the gaseous atom. ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे एक मोल मेटल में से निकालने हैं, बट मुझे ये याद रखना है कि जो मेटल है वो गैसेस स्टेट में होना चाहिए, वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे निकलेगी? लिथियम गैस होगा और फिर वो लिथियम पॉजिटिव बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखना कि लिथियम गैस को लिथियम सॉलिड से कन्वर्ट करेंगे तो ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी या सॉरी सब्लिमेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा। तो तुम्हें इसको इससे करके इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग नहीं लिखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ये वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। तो सॉलिड से डायरेक्टली तुम गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली एल पॉजिटिव गैस में तुम नहीं कन्वर्ट कर सकते बिकॉज दैट इज द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सब्लिमेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एटमाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि जो रिएक्टेंट होगा वो गैस में होगा, प्रोडक्ट होगा वो गैस में होगा। इट इज सेम विद जो इतने भी हम लोगों ने टाइप ऑफ एंथैल्पी बताई, जितनी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, वही सारी हैं और सब में क्या होता है गैस में होना ही चाहिए। अब ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक सेकंड जरा रुकना। यस, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये हम लोगों को पहले ही पता है कि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, फिर दो शेल आ जाएंगे, फिर तीन शेल आ जाएंगे एंड सो ऑन। जो साइज होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होता ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर होगा और उसको हमें बाहर निकालना है, उसके शेल में से बाहर निकालना है। तो रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
बट यहाँ पे जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से उसके एटम से निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ionization energy increases because size increases. As size of atom increases and effective nuclear charge decreases. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस केस में डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज outweighs the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge. अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of gaseous ion dissolves in water। तो किसी भी चीज़ को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या लग जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे लिथियम पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, चारों तरफ उसको घेर लेंगे, H2O H2O H2O। और जब ये घेर लेंगे तो बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर के पास में उसका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जैसे वो क्या होता है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है। लिथियम पॉजिटिव, कभी भी किसी भी एटम के पास फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज है या किसी भी एटम के पास फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है तो वो उतना स्टेबल नहीं होता। सो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको हाइड्रेट कर देते हैं, चारों तरफ अपने वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं, घेर के उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अब ये स्टेबलाइज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट होता है, जैसे लिथियम पॉजिटिव एक्वस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू लिथियम पॉजिटिव गैस। क्योंकि ये क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ने उसको चारों तरफ घेर लिया और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्टेबलाइजेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से लिथियम पॉजिटिव आयन जो होता है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस रिलीज इन एनर्जी। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि किसके हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या किसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। सो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है पोलराइजेशन पावर पे। कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नाउ व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर हम लोगों ने फजांस रूल में पढ़ी थी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो चार्ज टू साइज का रेशो होता है। अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका जो चार्ज है वो तो +1 ही है, तो चार्ज तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं क्योंकि चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, कैंसिल करेंगे कांस्टेंट हो गया। तो पोलराइजिंग पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के। तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगी, और जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। सो लिथियम हैज स्मॉलर साइज, thus it has highest polarizing power। तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। फ्रांसियम को हम लोग स्टडीज़ में इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से पहली चीज़ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ काम करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है।
दूसरी चीज़ की जो उसका जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, कुछ घंटों की होगी, लाइक 24 घंटे 25 घंटे, 24 घंटे बाद वो आधा हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो कब उसमें से रेडिएशन निकल रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ हम लोग मेजर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्रांसियम को कभी भी हम लोग इन सब के साथ नहीं पढ़ते बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल। तो लिथियम का जो साइज़ है वो सबसे छोटा है। लिथियम हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, एंड हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होने की वजह से इसके जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ में पोलराइजिंग पावर से क्या क्या लेना देना होता है? पोलराइजिंग पावर ये है कि अगर मेरे पास सॉल्ट है, लिथियम यहाँ पे पड़ा हुआ है, लिथियम क्लोराइड, तो आसपास क्या है, मॉइस्चर होगा। वाटर मॉलिक्यूल तो एनवायरनमेंट में घूमते ही रहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, तुम्हें पता ही है। तो लिथियम क्लोराइड अगर यहाँ पे है, इसकी पोलराइजिंग पावर लिथियम की इतनी ज़्यादा है कि आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसको अपने पास खींच लेते हैं, अपने पास खींच लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, और लिथियम क्लोराइड जो ड्राई सॉल्ट तुमने रखा था वो गीला हो जाएगा, जैसे नमक के साथ होता है। तो तुमने नमक देखा होगा कि अगर जैसे बारिश वगैरह होती है, मानसून का जो टाइम होता है, रेनी सीजन होता है, उस केस में क्या होता है कि जो बाहर कोई भी चीज़ पड़ी होती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है, वो बहुत ही आराम से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वी हैव टू काइंड ऑफ सॉल्ट्स, एक होते हैं हाइग्रोस्कोपिक एंड एक होते हैं डेलिक्विसेंट। जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वो गीले हो जाते हैं। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मॉइस्चर को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो पूरा लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, एंड आई डोंट रिमेंबर ऐसे मॉलिक्यूल्स। तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सोडियम क्लोराइड एस ब्लॉक के एलिमेंट है, या पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट ले लो, इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है। इसको तुम बाहर रख दोगे तो फिर वो एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो गीले हो जाएंगे और फिर वो वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लिथियम क्लोराइड इतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है कि ये क्या बनाता है, लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2। ये 2H2 क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन या मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे रस्ट होता है ना, Fe2O3.xH2O करते हैं, तो वहाँ पे जो आयरन होता है वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइज कर जाता है। सिमिलरली लिथियम क्लोराइड क्या है कि इतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, एटमॉस्फेयर में से वाटर लिया और उसके साथ वो क्रिस्टलाइज हो गया। लिथियम क्लोराइड को अगर मैं हीट करूँगा तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो चले जाएंगे, फिर उसको मैं छोड़ दूंगा, वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है इस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट टॉक अबाउट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर सिल्वरी वाइट, मतलब जैसे सिल्वर, जैसे चांदी चमकती है उसी तरीके से ये सारे भी चमकते हैं। दे ऑल आर सॉफ्ट एंड लाइट एलिमेंटल्स। तो पहली चीज तो ये लश्चरस होते हैं, बट एन ऑक्साइड लेयर फॉर्म ओवर देम। तो अगर सोडियम तुमने लिया और उसको फ्रेशली सोडियम लिया और उसको ब्लेड से तुमने फ्रेशली काटा या नाइफ से तुमने फ्रेशली काटा, तो तुम अंदर देखोगे कि बहुत ही शाइनी सिल्वर कलर होता है। लेकिन अगर उसको तुम एयर में छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, वो लश्रस नहीं होता है। तो जैसे आयरन होता है, आयरन जो नया नया आयरन होगा वो बहुत चमक रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे रस्ट लग जाता है और जो रस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो ऑक्साइड लेयर है। एल्यूमिनियम होता है वो भी बहुत चमकता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। सिमिलर इज विद दीज एलिमेंट्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन सब के साथ यही है कि वैसे तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन 2 सेकंड में ही या 2 3 या 5 मिनट में तुम छोड़ दो, वो एकदम से ऑक्साइड बना लेंगे और ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी और फिर वो तुम्हें ब्रिटल, मतलब अच्छे से नहीं दिखेंगे, ब्रिटल जैसे दिखेंगे। उसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज दीज एलिमेंट हैव लो डेंसिटी। पहली चीज क्या है कि डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इनकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी इनकी क्या होती है, कंपैरेटिवली
सारे एलिमेंट से कम होती है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम सबसे बड़ी है। और फिर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है, कम होती जाती है, साइज छोटा होता जाता है और एटॉमिक चार्ज भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे इनका मास भी कम है और वॉल्यूम, मास कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी इनकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम लाइट एलिमेंट्स या लाइट मेटल्स बोलते हैं इन्हें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर डाउन द ग्रुप हम लोग बात करें, फ्रेंड्स को यहाँ पे हटा देते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सीजियम की डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, लिथियम की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए। हाउएवर वी हैव एन एक्सेप्शनल केस कि पोटेशियम क्या होता है, ओके सॉरी उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, these element have low density which increases down the group। लिथियम से सीजियम की तरफ जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है मास इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। तो जिस रेट से मास इंक्रीज होता है वॉल्यूम उस रेट से इंक्रीज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। तो मास क्या हो रहा है ज़्यादा बढ़ रहा है और वॉल्यूम उसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। हाउएवर वी हैव एन एक्सेप्शनल केस कि सोडियम और पोटेशियम में से पोटेशियम की डेंसिटी कम है और सोडियम की डेंसिटी क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नाउ वी कम टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या जो हार्डनेस होती है वो डिपेंड करती है मेटल मेटल बॉन्ड्स पे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सोडियम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। जितने ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं उतना ही ज़्यादा क्या होता है, उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतना ही ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और उतना ही ज़्यादा वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्या है, सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनकी एक मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, जिस और ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब अगर तुम मैग्नीशियम को करो तो मैग्नीशियम के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है। तो तुम देख सकते हो एल्यूमिनियम के पास क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन वो बॉन्ड बनाएगा, तीन एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा मेटल मेटल। तो जैसे जितने ज़्यादा ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्ड होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, तुम्हें इस एटम को इस एटम से दूर निकालना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी कम करनी है। तो सोडियम में क्या है, सिर्फ एक मेटल मेटल बॉन्ड है, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में दो है, एल्यूमिनियम में तीन है। तो सोडियम क्या है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फिर मैग्नीशियम उससे ज़्यादा हार्ड होता है, एल्यूमिनियम क्या होगा, उससे भी ज़्यादा हार्ड होगा। तो जो हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटल मेटल बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होंगे, उतने ही ज़्यादा ये हार्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट जो इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है कि एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इनका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक कलर होता है। जैसे लिथियम जब उसको हीट करते हैं फ्लेम के अंदर, लिथियम का कोई सॉल्ट डालोगे तो वो कैसे दिखाएगा, रेड कलर का, क्रीमसन रेड कलर का दिखाई देगा। सोडियम कैसे दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। पोटेशियम वॉयलेट दिखाई देता है, रुबीडियम रेड वॉयलेट दिखाई देता है और सीजियम ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो अगर तुम्हारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक फ्लेम टेस्ट कर सकते हो। फ्लेम जलाया, बर्नर लिया, उस पर आग लगाई, आग जलाई, एंड देन तुम सॉल्ट उसके फ्लेम पे रख दो, ऊपर रख दो। तो उसमें जब वो हीट होगा तो हीट करते हुए उसका क्या होगा, एक कलर दिखाई देगी, जो फ्लेम होती है वो जलती हुई तुम्हें दिखाई देगी। जैसे तुम सिलेंडर, जो घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसकी जो गैस होती है वो ब्लू कलर की होती है, बिकॉज इट शोज कंप्लीट कंबशन। उस ब्लू कलर में अगर तुम ये सॉल्ट डालोगे तो तुम्हें वो जो कलर है, वो जो फ्लेम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। लिथियम है तो वो क्रीमसन रेड दिखेगी, सोडियम है तो वो येलो कलर की दिखेगी, पोटेशियम है तो वो वायलेट कलर की, पर्पल कलर की दिखेगी, रुबीडियम है तो रेड वायलेट दिखेगी, एंड सीजियम है तो वो ब्लू कलर की दिखेगी। सो इनका ये क्या है, करेक्टरिस्टिक कलर है। करेक्टरिस्टिक कलर का मतलब क्या है कि इन कलर के बेसिस पे इनको पहचाना जाता है। अगर तुम्हारे पास 10 कंपाउंड्स दे रखे हैं, तुम्हें पता करना है इसमें से सोडियम कौन सा है। उन 10 कंपाउंड को तुम फ्लेम पे रखोगे, जो कंपाउंड येलो कलर की फ्लेम दे पाएगा वो तुम्हारा सोडियम है, या जो कंपाउंड वॉलेट कलर की फ्लेम देगा वो तुम्हारा पोटेशियम है।
सो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया इनका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि यही एलिमेंट ये कलर देते हैं, बाकी कोई एलिमेंट ऐसे कलर नहीं प्रोवाइड करता है। अब दूसरी चीज़ की ये कलर आ रही है, तो सब सारे एलिमेंट्स का कलर आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे एलिमेंट्स कलर नहीं देते, मतलब वो कलर देते होंगे बट वो विजिबल रीजन में नहीं पड़ता। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का जो फ्लेम होती है, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो विजिबल रीजन में पड़ता है, जिसकी वजह से सिर्फ एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वही फ्लेम में कलर दिखाते हैं और उनका फ्लेम टेस्ट किया जा सकता है। ये वैलिड है एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के लिए और एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप, दोनों ही ग्रुप के लिए ये जो चीज़ है वैलिड है। दोनों ही क्या होते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेरियम क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि अब ऐसा क्या है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट फ्लेम टेस्ट देते हैं और बाकी सारे एलिमेंट फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। सो एस ब्लॉक का क्या होता है, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग हीट करते हैं तो सोडियम या लिथियम का अगर मैं लूँ तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होके वो कहाँ जाता है, लोअर ऑक्साइड एक्साइड सॉरी लोअर ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 1s 2s है तो यहाँ पे 2 3s में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो कहाँ चला जाता है, 3s में चला जाता है। फिर ये 3s से जाएगा तो इसने ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और जब ये वापस आता है तो इसकी जो एनर्जी होती है वो विजिबल रीजन में जाती है और वो कैसे दिखता है, क्रिम्सन रेड कलर का वो दिखाई देता है। सो लिथियम की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, फिर सोडियम की एनर्जी कम है। नहीं, उल्टा बोला। सो जो 2s और 3s के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, फिर 3s से 4s के बीच में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फिर एस कम्पेयर टू एस से करते करते ये क्या होगा, रेड से ब्लू कलर की तरफ ये मूव करेगा। ब्लू कलर है मतलब ब्लू कलर की एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, और रेड कलर दे रहा है तो मतलब वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। तो ये रीज़न आ गया कि ये क्यों दिखाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले ये बहुत ही अच्छे मेटल होते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये बहुत ही आराम से अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नॉन मेटल में हेलोजेंस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको क्या होता है बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली। इनका भी यही काम है कि एक इलेक्ट्रॉन गया और ये इन्होंने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले ली, तो ये बहुत ही आराम से रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो पहला है हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एयर में ऐसा क्या है, नाइट्रोजन इनर्ट है और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट नहीं करती है। Oxygen is the only oxidizing agent present. To the very important question यहाँ पे, अब लिथियम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है लिथियम पॉजिटिव का। सोडियम पॉजिटिव का साइज उससे बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा। अब बात आती है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनाती है, तो लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। तो Li के पास क्या है, +1 है और इसके पास 2 है, तो Li2O बन जाता है। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन भी ये इससे रिएक्ट करती है,
Na2O बना देता है। लेकिन अब बात आती है कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब साइज बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऑक्साइड तो बना ही सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब साइज एटम का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, देन इट प्रेफर टू फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ये जो पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक है ऑक्साइड, एक है पर ऑक्साइड, एक है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही एटम है और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज इतना बड़ा हो गया। पर ऑक्साइड में क्या होता है, दो एटम होते हैं ऑक्सीजन के और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका साइज क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, O2 नेगेटिव, तो इसका साइज क्या होता है, और भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें भी दो एटम्स हैं और उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब तो इससे क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यही आ रहा है, एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्जर एनायन। अगर तुम्हारा केटायन बड़ा है तो एनायन भी बड़ा होना चाहिए, अगर केटायन छोटा है तो एनायन भी छोटा होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास एक लार्ज केटायन है और उसने लार्ज एनायन के साथ कंपाउंड बनाया है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर एक स्मॉल केटायन है और उसने स्मॉल एनायन के साथ कंपाउंड बनाया तो भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एक लार्ज केटायन स्मॉल एनायन के साथ कंबाइन नहीं करता है और एक लार्ज एनायन स्मॉल केटायन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। सो दीज आर नॉट, दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से ये ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम का साइज क्या था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो वो छोटे ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर रहा था। सोडियम का साइज बड़ा होता है तो वो परऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाता है, मेजरली क्या बनाता है, वो परऑक्साइड बनाता है। एंड देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज इतना बड़ा है कि दे ऑलवेज फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट क्या है, लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन, देयरफॉर lithium forms oxide as both are small in size. सोडियम का साइज बड़ा हो जाता है, so it form peroxide. अब peroxide है तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Na2O2, सोडियम peroxide। ठीक है, ये माइनस टू इधर जाएगा, प्लस वन इधर जाएगा, तो O2 Na2O2 बन जाएगा। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो K प्लस, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, +1, +2 नहीं दिखाएंगे क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद वो एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना प्रेफर नहीं करेंगे। पोटेशियम, रुबिडियम एंड, अच्छा पहले पोटेशियम के देते हैं, O2 नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, KO2 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें ये क्या रहा है, K+2O-1, विच इज इनकरेक्ट, ऐसा तो नहीं होता। ये क्या है, K पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, ये दो आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि वाई लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड एंड अदर एलिमेंट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सो द आंसर इज larger cation stabilizes larger anion and smaller cation stabilizes smaller anion। तो लार्जर cation जब लार्जर एनायन के साथ कंबाइन होता है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉलर cation जब स्मॉलर एनायन के साथ अटैच होता है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो इन बोथ द केसेस क्या होता है कि स्टेबिलिटी को गेन करते हुए जो लिथियम है सबसे छोटा है तो वो ऑक्साइड बना लेता है, सोडियम बीच का है तो वो परऑक्साइड बना लेता है, और उससे ज़्यादा जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो बचे हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो दे प्रेफर टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये हो गया ऑक्साइड तक का। नेक्स्ट इज नाइट्राइड। अब लिथियम का क्या होता है, एक बहुत ही अलग बिहेवियर होता है,
एयर में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड आर्गन वगैरह है, बहुत सारी है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, नाइट्रोजन बहुत ही रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर तुम्हें नाइट्रोजन के साथ एयर में रिएक्ट करना है, नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है। इसका एविडेंस ये है कि एयर में 70% तो हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है। अब अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो उतना प्रेजेंट ही नहीं होता, वो तो कंपाउंड के फॉर्म में होता है। लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होती है, वो बिल्कुल भी रिएक्शन करना प्रेफर नहीं करती है। अगर तुम्हें नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके नाइट्रोजन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन तो रिएक्टिव नहीं है, लेकिन लिथियम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लिथियम क्या करता है? लिथियम डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड यहाँ पे बना देता है, Li3n बना देता है। ठीक है। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं और ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बाकी एलिमेंट्स के बाद की एयर में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन लिथियम क्या है? एक्सेप्शनली हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन, जिसके साथ कोई और एलिमेंट प्रेफर नहीं करता है रिएक्शन करना, वो लिथियम उसके साथ भी रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से लिथियम एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। और लिथियम एक्सट्रीमली रिएक्टिव होने की वजह से इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ना ही इसे, इसको एयर से भी बचाया जाता है, इसे वाटर से भी बचाया जाता है। एंड वी ऑलवेज प्रेफर टू कीप इट इन केरोसिन ऑयल। सिमिलर इज विद सोडियम। सोडियम को भी हम लोग केरोसिन ऑयल में रखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो भी एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है और वाटर के साथ बहुत आराम से रिएक्शन कर लेता है, और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं। नाउ वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2? तो पोटेशियम में KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब पोटेशियम की अगर तुम लिखना चाहो तो आर्गन आएगा 3s1। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो के क्या बनाता है? के प्लस बनाता है। के टू प्लस तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, के थ्री प्लस कभी नहीं मिलेगा। तो पोटेशियम जब भी फॉर्म होगा तो वो KO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? के प्लस प्लस O2 नेगेटिव। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अगर तुम वैसे करने बैठोगे, के की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंने एक्स लिखी 2 × -2, तो यहाँ पे तुम्हारी निकल जाएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी। लेकिन पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता? नहीं दे सकता। तो ये चीज़ याद करने वाली है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक ऑलवेज एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन। वो हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जहाँ पे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे। तो या तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी या फिर +1 होगी। 0 एलिमेंटल स्टेट में है, और एलिमेंटल स्टेट में इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हमें उन्हें केरोसिन में रखना पड़ जाता है। तो उसी से तुम याद कर सकते हो कि जब वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे नहीं, वो किस में रहेंगे? +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। और हमेशा चाहे तुम कोई सा भी एलिमेंट या कोई सा भी कंपाउंड तुम यूज़ कर लो, वहाँ पे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा ही +1 रहेगा, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए। ठीक है। तो इतना ही करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ बोलो।